हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। दोस्तों, आज से एक महीने के अंदर 14 टेस्ट, होल सिलेबस टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसका पहला टेस्ट आज आप दे रहे हो और उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट आपका बेहतर गया है। जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट में आ रहे हैं, आपने केवल इन्हीं टेस्ट पेपर्स को बेटा वापस से सॉल्व करके इनके सारे सॉल्यूशंस को एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिए और उसको कीप प्रैक्टिसिंग। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का सॉल्यूशन, जो कि फिजिक्स का होगा। क्या कह रहे हैं बेटा? कैलकुलेट द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स ऑन इट। देखो बेटा, अगर कोई फोटोन है जिसके पास एनर्जी ई है और ये किसी सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो यहां पर जो टकराने के बाद जो मोमेंटम ये डिलीवर करता है ना, मोमेंटम, तो मोमेंटम डिलीवर, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम, वो होता है अपॉन ई अपॉन सी। किसी फोटोन, कोई फोटोन अगर ट्रेवल कर रहा है बेटा, उस फोटोन का जो मोमेंटम होता है कितना होता है? ई बाई सी। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, कह रहा है जिस सरफेस के ऊपर ये मोमेंटम, ये जो फोटोन है फॉल कर रहा है ना, इस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी 1 है। मतलब जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ उछल जाएगा। यानी कि अगर हिटिंग का मोमेंटम p है तो बाउंस बैक करेगा तो वो किधर जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल p माइनस इनिशियल, तो माइनस करेंगे और इनिशियल किधर की तरफ है? नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? माइनस पी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा? 2p। तो अगर एक मोमेंटम का जो मोमेंटम है एक फोटोन का वो ई बाई सी है, तो यहां पर मोमेंटम ट्रांसफर रिफ्लेक्टिविटी के बाद कितना होगा? 2e बाई सी। 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट बामर लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वेवलेंथ निकालना है बेटा। देखो कह रहा है कि जब n इक्वल टू 3 से 2 पे आया तो इतना वेवलेंथ निकला, तो 4 से 2 पे आएगा तो कितना वेवलेंथ निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन वेवलेंथ कितना बेटा? 660। r कहां पे आ रहा है बेटा? 4 माइनस कहां से आ रहा है? 9 से। सॉल्व करेंगे बेटा 36, आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां पे होगा 5r। तो 1 अपॉन 660 इक्वल टू 5r अपॉन 36, इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा आया होगा, तो ये कितना होगा बेटा? r 1 अपॉन n1, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर 16, एलसीएम आएगा 16, तो 3r अपॉन 16। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3r अपॉन 16। बस बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 660 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5r अपॉन 36 इनटू, बेटा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 3r, r से r कैंसिल होगा, 4 4 जा 36, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन 660 इंटू लैम्डा इक्वल टू 20 अपॉन 27। तो लैम्डा इक्वल टू आएगा बेटा 20 अपॉन 27 इंटू 660। मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, 488.9 m का नैनोमीटर का बेटा आंसर आएगा। ये क्या मेरी बात समझ आ रही है? 488.9, ये डिवीजन आपने करना है खुद से। अ सर्कुलर होल इज कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक डिस्क है, कह रहा है इसमें से एक सर्कुलर डिस्क काट लिया गया है, डिस्क का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और जो निकाला गया है डिस्क में से उसका रेडियस है 1। तो एक बार बताओ एरिया ऑफ डिस्क कितना होगा? पाई आर स्क्वायर ना, तो 6 का स्क्वायर 36, और एरिया ऑफ वो वाला छोटा वाला डिस्क जिसको काट के निकाला गया उसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बताओ बेटा कि सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि अगर मान लो ये बड़ा वाला डिस्क है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे बेटा? x1, और इसी को मैं मान लेता हूं ओरिजिन। क्या मान लेता हूं? ओरिजिन। और ये मान लेते हैं छोटा वाला डिस्क जो काट करके बाहर निकाला गया है, और इसका सेंटर यहां पे है बेटा। और इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, सेंटर ऑफ मास और दूसरे वाले बॉडी का जो सेंटर जिसको रिमूव किया गया उसका जो सेंटर है, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया आ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? RCOM इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेगेटिव मास सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी में से कोई सेक्शन रिमूव करते हैं तो हम एरिया अगर रिमूव करेंगे तो एरिया बेस फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम मूव करेंगे तो वॉल्यूम बेस फॉर्मूला लगाएंगे। तो RCOM कितना मिलेगा बेटा? A 36 पाई, और x1 क्या है?
ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, देखो ना इस बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसी ओरिजिन पर है, तो यहां 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, दूसरे वाले का एरिया पाई है, ओरिजिन से छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 पाई अपॉन पहले वाले का बेटा 36 पाई माइनस पाई, तो क्या ये आपको मिलेगा -3 पाई अपॉन 35 पाई, तो 3 अपॉन 35 माइनस साइन के साथ आएगा 3 अपॉन 35, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर ए ऑफ मास m, कह रहा है बेटा ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और ये इस प्रकार से चल रहा है कि इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी v0 है, ट्रांसलेटरी मतलब सीधा वाला जो वेलोसिटी चल रहा है वो v0 है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो v0 अपॉन r है। ये जा करके इसके साथ कोलाइड किया है, बॉडी बी के साथ कोलिजन किया है और जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है यहां पर। इसका मतलब है कि जब ए वाली बॉडी बी से टकराएगा तो ए वाले की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी सीधा सीधा इसको मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो v0 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बात बताओ, क्या ये जो डिस्क है या क्या है सॉलिड स्फीयर है, क्या इसके पास कोई रोटेशनल वेलोसिटी आएगी, सोच के बताओ। ट्रांसलेशन तो आया क्योंकि ये इसके साथ इलास्टिक कोलिजन किया, रोटेशनल वेलोसिटी तब आएगी जब इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है, फ्रिक्शन वगैरह होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, इलास्टिकली एंड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉडी सेम मास अज्यूमिंग फ्रिक्शन टू बी एब्सेंट, फ्रिक्शन है नहीं इसका मतलब इसको टॉर्क नहीं मिलेगा, और अगर इसको टॉर्क नहीं मिलेगा तो इसके पास केवल ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी नहीं होगी। अब मुझे बताओ बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ m v0 स्क्वायर। टकराने के बाद ए क्या किया, ए बेटा आगे भी बढ़ रहा था, रोल भी कर रहा था, बट आगे बढ़ने वाली v0 वेलोसिटी तो इसको मिल चुकी है, तो इसका v0 खत्म हो गया है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी इसकी खत्म हो गई है, इसके पास केवल रोटेशनल वेलोसिटी है जो कि कितना है v0 बाई r, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो कि नहीं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया बेटा v0 बाई आर, यानी कि v0 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां मिलेगा आपको बेटा m v0 स्क्वायर अपॉन 5, देख लो m v0 स्क्वायर अपॉन 5। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी b टू a, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है बेटा हाफ m v0 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है m v0 स्क्वायर अपॉन 5, दोनों को डिवाइड करो तो आपको मिलेगा बेटा कितना, देखो हाफ m v0 स्क्वायर अपॉन m v0 स्क्वायर अपॉन 5, m v0 खत्म हो गया, तो 5 बढ़ जाएगा, तो 5:2, 5:2 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं है, रोलिंग मोशन है सिलेबस में, आप एक्सपेरिमेंटल वाला सेटअप जब देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखो बेटा ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो एक पार्टिकल है r रेडियस के पाथ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं पहला इसका पोजीशन p1 है और कुछ देर के बाद ये यहां पहुंच गया, हालांकि इसका रेडियस दिया हुआ a, दोनों का रेडियस क्या होगा a, तो p2 पे पहुंचा, कितना एंगल स्विच किया बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो t टाइम में कितना, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, इतना एंगल इससे चला। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, ध्यान से देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप मुझे बताओ, यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां पहुंचा, मतलब कहां पहुंचा बेटा यहां से, क्या यही डिस्प्लेसमेंट है, बोलो। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये वाला और ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, तो यहां से मान लो ओ P1 और ये मान लो P2, ओ P1 बड़े में से छोटे को माइनस करो, ओ P2 वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो फॉर्मूला लगाओ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट, बेटा ये कितना है ओ P1 कितना है a स्क्वायर, ओ P2 कितना है, ये भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
माइनस 2a² कॉस ओमेगा टी। बोलो हाय। अब बस आपको यही सॉल्व करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2a² माइनस 2a² कॉस ओमेगा टी। बेटा यहां से 2a² कॉमन करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 2a बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और मैंने आपको बता के रखा है कि जब भी 1 और कॉस का ऐसा रिलेशन देखे तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1 गायब हो जाए। तो 2a अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है बेटा, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, कॉस 2 ओमेगा टी अगर होता तो ये होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन ये था कॉस ओमेगा टी, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया बेटा। यहां पे 1 से 1 कैंसिल होगा बेटा, तो एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी ये 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये 2 नहीं आएगा, हाँ 2 तो अभी अंदर ही रहेगा यहाँ पे। तो ये 2 और ये 2 मिलकर के बेटा अंडर रूट ए बाहर आ चुका है, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो एस इक्वल टू क्या है बेटा, 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। ये आपका आंसर आएगा, 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चंस को बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से आप उसको रिमाइंड करके चेक कर सकते हो। एन आइडियल गैस जिसका गामा 1.5 फेज इज एक्सपैंडेड एडियाबेटिकली, हाउ मेनी टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम शुड बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बाय अ फैक्टर ऑफ 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। पहले बताओ वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, एक्सपैंड किया है, तो एक्सपैंड करने से पहले का एक सिचुएशन बनेगा, एक्सपैंड करने के बाद का एक सिचुएशन बनेगा। तो पहला वाला V1 इक्वल टू के अंडर रूट T1 मान लेते हैं, और V2 इक्वल टू के अंडर रूट T2 मान लेते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट T1 अपॉन T2। और इस क्वेश्चन में कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल बाय फैक्टर ऑफ 2, यानी कि ये कितना है बेटा 1/2। स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू कितना है बेटा 1/4। ये टेम्परेचर का रिलेशन हमने निकाल लिया है। अब हम लोग यूज करेंगे बेटा कौन सा, T V पे पावर गामा -1, T1 V1 पे पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा -1। एक्चुअली में मेरे से पूछ रहा है बेटा कि वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक। तो टेम्परेचर T1 अपॉन T2 हमने निकाल लिया है। देखो T1 अपॉन T2 हमने निकाला कितना 1/4। अब हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, V2 पे पावर गामा -1 अपॉन V1 पे पावर गामा -1। तो 1/4 इक्वल टू बेटा V2 पे पावर गामा, गामा कितना दिया है 1.5 में से अगर 1 गया तो 0.5 मतलब आधा। तो आपको मिला बेटा V2 अपॉन V1 पे पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आपको मिल जाएगा कितना बेटा 1/16 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V1 इक्वल टू 16 ऑफ V2 आ गया बेटा 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा बेटा, करेक्ट रहेगा। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be and the average drift speed of the V. देखो बेटा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, an electric field is applied to a semiconductor। देखो मान लीजिए सेमीकंडक्टर है बेटा, तो सेमीकंडक्टर का अगर तुम क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि जर्मेनियम के जो आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। याद है आप लोगों को, मैंने बना के बताया था आप लोगों को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और जर्मेनियम 1 2 3 4, ये सब आपस में कंबाइन किए रहते हैं। याद आ रही बात बेटा, ऐसे करके सब आपस में जुड़े रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ये जो पेयर्स है ना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बने ये टूटेंगे, और जैसे ही टूटेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जैसे ही चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे बेटा उसी जगह में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, तो जब वो मोशन करेंगे तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि आपस में कोलिजन हो रहा है। तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज कर जाएगा, एन विल इंक्रीज एंड ड्रिफ्ट स्पीड विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। अ बैटरी इज चार्ज टू अ वोल्टेज, ठीक है बेटा, इनपुट कितना दिए 15 वोल्ट दिए, कितने घंटे के लिए 8 घंटे के लिए, कितने करंट के लिए 10। एक्चुअली मैंने क्या किया है, VIT यूज किया। क्या यूज किया है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये इनपुट पावर है, क्या है इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कैसे होगा बेटा, 5 एम्पियर 15 घंटे के लिए और 14 वोल्ट पे, तो ये आउटपुट। तो इफिशियंसी क्या होता है
5 इंटू 15 इंटू 14 आउटपुट अपॉन इनपुट 15 इंटू 8 इंटू 10 इंटू कितना बेटा 100। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और ये 2 7 हो गया। तो ये आपको मिला बेटा 700 अपॉन 8, 8 8 जा 64, 8 आ चुका है बेटा और 6 गया, 8 7 जा 87.5 आएगा बेटा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है टू कोसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप। देखो बेटा ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। ये एक बड़ा सा रिंग है जिसमें कुछ करंट जा रहा है, इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके सेंटर के पास छोटा सा एक एरिया रखा गया स्मॉल आर, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बताओ बेटा, बी यानी कि न्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो मिला फ्लक्स, लेकिन आपसे पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इक्वल टू एम आई, तो एम इक्वल टू क्या मिला फाई अपॉन आई। फाई कितना है अपने पास न्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर पाई आर स्क्वायर अपॉन आई, आई से आई कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा न्यू नॉट पाई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। तो न्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, न्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा बेटा। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, 120 वोल्ट इनपुट, टर्न रेशियो N1 रेशियो N2 कितना दिया बेटा 8:1 दिया है। द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल चार्जेस। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये है कह रहा है यहां पर माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू और यहां पर भी माइनस क्यू और यहां पर क्या रखा है प्लस स्मॉल लेटर क्यू। आपसे पूछ रहा है स्मॉल लेटर क्यू की वैल्यू कितनी हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहे। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए बेटा किसी एक पॉइंट पे आप एफ नेट 0 कर दो, मतलब समझ रहे हो। इस वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर ये साइड ए है ए स्क्वायर, यहां से भी एक फोर्स लगेगा कितना बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दो फोर्स लग चुकी है, एक इधर और एक इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा क्योंकि दोनों सेम सेम फोर्सेज है बेटा। तो यहां पर कितना आएगा एफ इक्वल टू एफ नेट, इसका और इसका नेट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। दो फोर्सेज एफ और एफ अगर 90 डिग्री पे है तो ये आता है एफ रूट 2। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा ये। तो एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, दूसरा ये वाला फोर्स भी तो इधर लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो यहां पर एक और फोर्स लगेगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होती है बेटा ए रूट 2। अरे भाई ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा ए रूट 2। तो ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये मिल गया इस चार्ज के ऊपर इधर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स। अब आप देखो बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। कितने फोर्स है, ये वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ये वाली दूरी, तो ये ए एफ रूट 2 अपॉन 2 होगा। बोलो तो ए रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये ए स्क्वायर 2, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, एक कर जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, तो 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब सीन कैसा बना है, सीन बना है एक फोर्स इधर कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक फोर्स और इतना। अच्छा यहां पर रूट 2 भी है, इधर की तरफ एक और फोर्स है कितना बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और एक फोर्स पीछे की तरफ है कितना बेटा 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये बस आपको बेटा इसको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, एक क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो गया, तो स्मॉल लेटर क्यू की वैल्यू कितनी है यहां पे लिख रहा हूं बेटा। देखो स्मॉल लेटर क्यू इक्वल टू ये वाला 2 नीचे आएगा तो आपको मिलेगा क्यू रूट 2 अपॉन 2, क्यू रूट 2 अपॉन 2 प्लस बेटा यहां पे मिला क्यू बाई 2 और 2 और आ गया तो क्यू बाई 4। अब क्यू बाई 4 को आप कॉमन कर लो, तो क्यू बाई 4 को कॉमन करोगे बेटा तो क्यू तो बाहर आ गया और यहां पर 2 नहीं था, तो 2 रूट 2 प्लस 1, तो क्यू बाई 4 2 रूट 2 प्लस 1, क्यू बाई 4 2 रूट 2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट दिख रहा है। ठीक,
क्वेश्चन को वापस से आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। There are two charged metallic sphere S1 and S2, radius R1 and R2 respectively electric field। देखो बेटा, मान लेते हैं स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसकी वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसका रेडियस कितना है बेटा? R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसकी वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो E1 इक्वल टू K Q अपॉन R1 स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना होगा? E2 K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो, E1 अपॉन E2 कितना बेटा? K से K कट जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। बोलो हाँ ना। और E1 और E2 की वैल्यू कितना दिया है? R1 अपॉन R2, तो रख दो R1 अपॉन R2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। बेटा इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी आई? R1 Q अपॉन R2 Q। अब बताओ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, वोल्टेज लिखो, वोल्टेज V1 कितना होगा? K Q अपॉन R1, V2 कितना होगा? Q1 K Q2 अपॉन R2। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? K से K कट जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1, और Q1 अपॉन Q2 कितना निकाला है तुमने? R1 Q R2 Q इंटू R2 अपॉन R1। बेटा ये कटेगा तो आपको क्या मिलेगा? V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। देयर इज अ अननोन क्वांटिटी x, तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर पूछ रहा है बेटा। चलो आप सॉल्व करते हैं इसको। परसेंटेज एरर लिख रहा है तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 कर दो, परसेंटेज लिखना है तो, प्लस डेल्टा 100 माइनस l अपॉन l इंटू 100। अच्छा ये 100 माइनस l ही लेना पड़ेगा। मैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, dx अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू dl अपॉन l इंटू 100 प्लस बेटा 100 तो कॉन्स्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 माइनस क्या लिखेंगे? dl अपॉन 100 माइनस l। बोलो हाँ ना, इंटू 100। तो फाइनल रिजल्ट आएगा dx अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू dl अपॉन l इंटू 100 प्लस नहीं माइनस dl अपॉन 100 माइनस l इंटू 100। लेकिन हमने पढ़ा है एरर में कभी भी माइनस लेके नहीं चलते हैं, प्लस ऐड करके चलते हैं। तो dx अपॉन x इंटू 100 एरर, dl की वैल्यू कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर इंटू 100, और ये प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि एरर लिख रहे हैं। तो dl की वैल्यू 1 और 100 में से 50 गया, 50 इंटू 100। बेटा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 4% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं एक्चुअली चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग हो रहा है कि हाँ हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। ऑन विच क्वांटिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ अर्थ करता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके ऊपर भी करता है, इसके ऊपर नहीं करता है। मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको फेंकना है उसके मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन। देखो बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g। बोलो हाँ ना। चलो ठीक है, सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू बदल जाएगी, और अगर g बदल जाएगा तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। वही पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। ये होता है बेटा फॉर्मूला हमारे पास g का। बोलो ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा? अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो t डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश, ये लिखना पड़ेगा। बोलो है ना। तो t डैश इक्वल टू, बेटा देखो 2 पाई तो 2 पाई है, अंडर रूट l तो l है, g डैश की जगह पे क्या रखोगे? g 1 माइनस 2h अपॉन r। बोलो है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व कर लिया जाए क्या? टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट जी के। ठीक है, एक काम करते हैं, ये सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करके। हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक,
चलो अब अगर मुझे टाइम पीरियड टी डैश लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू टी 1 माइनस एच 2h अपॉन आर पे पावर -1/2। यह है बेटा टी डैश की वैल्यू। ठीक, तो टी डैश इक्वल टू क्या आएगा? टी पावर मिक्स कर दो बेटा, 1 प्लस एच अपॉन आर। टी इधर भेजो, तो टी डैश अपॉन नहीं, टी का मल्टीप्लाई करो, टी डैश इक्वल टू टी प्लस टी एच अपॉन आर। तो टी डैश माइनस टी इक्वल टू टी एच अपॉन आर। तो यानी कि ये मिला डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू कितना मिला बेटा? एच अपॉन आर। क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू एच अपॉन आर इंटू 100। तो एच की वैल्यू कितनी बेटा? 64 और आर की वैल्यू कितनी है? 64। 100 किलोमीटर अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर इंटू कितना है बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 64 से 64 कट गया, आंसर आया 1। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 कितना आ रहा है? 1%। कितना आ रहा है बेटा? 1%। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया, टी डैश इक्वल टू टी 1 माइनस 2h अपॉन आर पे पावर -1/2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। ये लेंथ कितना है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आयरन वायर एबी हैज डायमीटर 0.6। इसका डायमीटर कितना है? 0.6 mm। लेंथ कितना है? 3 मीटर। यानी कि इस वाले वायर का अगर लेंथ 3 मीटर है बेटा, तो इसका भी लेंथ 3 मीटर होगा, तभी तो इस रॉड को इसमें फंसाया गया है। कह रहा बेटा इस वाले वायर को इस फ्रेम में फंसाया गया है। ये किसका है? ब्रास का। और ये किसका है? आयरन का। टेम्परेचर लेकर के जाना है कहां पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा ब्रास भी एक्सपैंड करेगा और आयरन भी एक्सपैंड करेगा। ये जो फ्रेम है ना मेटल का, वो भी एक्सपैंड करेगा, और ये जो आयरन का रॉड है वो भी एक्सपैंड करेगा। दोनों एक्सपैंड करेंगे। तो कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा? देखो ब्रास की वैल्यू है 18 और आयरन की वैल्यू 12। तो जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, यानी कि ब्रास ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ये जो फ्रेम है ना वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा इस रॉड के कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या आएगा बेटा? टेंशन। आपसे वही पूछ रहा है, बताओ टेंशन कितना आएगा। सबसे पहली बात, ब्रास में कितना चेंज आया? चेंज इन लेंथ इन ब्रास इक्वल टू अल्फा लेंथ ऑफ ब्रास, अल्फा ऑफ ब्रास डेल्टा टी। तो डेल्टा एल भी कितना है बेटा? अल्फा ब्रास के लिए कितना है? 18 इंटू 10⁻⁶। लेंथ ऑफ ब्रास कितना है? 3। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा? 40। चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन, आयरन का चेंज इन लेंथ निकाल लो बेटा, कितना आएगा? 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 40। तो डेल्टा यानी कि इनके लेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है? डेल्टा एल कितना है बेटा? मुझे लगता है ये आएगा 3 इंटू 40 इंटू 10⁻⁶, और 18 में से 12 गया 6। यह है डेल्टा एल। अच्छा, तो स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल आया 3 इंटू 40 इंटू 6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया। तो स्ट्रेन कितना आ रहा है बेटा आपके पास? तो स्ट्रेन आ रहा है बेटा आपके पास 4 6 24। तो 240 इंटू 10⁻⁶। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस केस में टेंशन अपॉन एरिया। तो टेंशन आपको निकालना है, एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 0.3 mm में है, इंटू 10⁻⁻3। तो पाई आर की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 21 इंटू 10⁻10। और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो टी अपॉन पाई बेटा, यहां पर दे दो एक जीरो और, तो 10⁻⁻4 हो गया, 10⁻8 हो गया, और 3 9 हो गया। तो 9 इंटू 10⁻8 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आ रहा है बेटा आपके पास? स्ट्रेन आ रहा है 240 इंटू 10⁻6, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 21 इंटू 10⁻10 के इक्वल। मेरा देखो सारी वैल्यूज को रख करके केवल आपको टेंशन फाइंड करना है। ये कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना, आंसर इसका एकदम करेक्ट है। लेटेस्ट चेक की आंसर कितना है? 1 14.2 न्यूटन आएगा बेटा। आपको टेंशन निकालना है, ये सारे फैक्टर्स को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग करोगे, है ना? करना जरूर। ठीक, नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है बेटा आपको। सबसे पहले बात, 1 ग्राम पानी को कन्वर्ट करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? Q इक्वल टू ml। Q 1 ग्राम ऑफ वाटर, और लेटेंट हीट कितना दिया बेटा? 2256 दिया है, यानी कि सप्लाइड एनर्जी कितनी होगी बेटा? 2256 जूल पर ग्राम।
इतना एनर्जी तुमने दिया। अब जो भी एनर्जी हम देते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, प्लस वर्क डन करता है। तो सप्लाइड एनर्जी बेटा 2256 था। डेल्टा यू वर्क डन कितना करता है, पी डेल्टा वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है सर, तो आपसे पूछ रहा बताओ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो 2256 माइनस प्रेशर कितना है 1 इंटू 10⁵ और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितना है बेटा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब था और चेंज हो गया 1671 यानी कि 1670 इंटू 10⁻�6। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा बेटा 2256 माइनस बेटा -6 5 चला गया यानी कि 167 167 2089। देखो इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 2089। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। At 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय द प्रेशर। देखो डेंसिटी बाय प्रेशर इक्वल टू दिया हुआ x, कब 10 डिग्री सेल्सियस पे, एट 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछ रहा है एट 110 डिग्री सेल्सियस पे रो अपॉन पी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात बेटा रो और पी को रिलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है पीवी बराबर एनआरटी, तो पी इंटू वी के जगह पे क्या रखेंगे बेटा एम अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी क्या बन जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा, इक्वल टू एन एम अपॉन कैपिटल एम आर टी, एम से एम कैंसिल होगा, तो पी अपॉन रो इक्वल टू मिलेगा आपको आर टी अपॉन एम। लेकिन हमें तो रो अपॉन पी चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो रो अपॉन पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू एम अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर x इक्वल टू क्या मिला m अपॉन आर इंटू कितने डिग्री सेल्सियस में बेटा 10 नहीं 273 प्लस 10 283 केल्विन मिलेंगे 283। ठीक, इक्वेशन नंबर, चलो अब मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ फॉर्मूला तो वही होना है, रो अपॉन पी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स डैश, यही वाली वैल्यू चाहिए आपको, एक्स डैश चाहिए, इक्वल टू m अपॉन आर। बेटा यहां पर टेम्परेचर कितना लेना है 110 केल्विन में लेंगे 383। अब आपसे पूछ रहा है किसका किसका 10 to 110 यानी कि आपसे पूछ रहा है बेटा x अपॉन एक्स डैश इक्वल टू, अच्छा एक्स डैश की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो कितना मिलेगा बेटा m अपॉन 283r इंटू 383r अपॉन m। तो आपको m से m कटेगा और r से r कटेगा, तो x अपॉन एक्स डैश इक्वल टू 383 अपॉन 283। तो हमें x डैश चाहिए, तो x डैश इक्वल टू बेटा 283 अपॉन 383 इंटू एक्स, 283 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, आगे बढ़िए। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू अ कार्नोट इंजन ऑफ द सोर्स। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है बेटा, ये कितना होगा 600 केल्विन सोर्स का, और सिंक का टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस का। आपसे पूछ रहा है कि सप्लाइड एनर्जी बताओ, सप्लाइड एनर्जी Q1 बताओ। अच्छा इफिशियंसी कितना होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, कार्नोट के लिए इफिशियंसी कितना होता है, तो 1 माइनस T2 कितना है बेटा 300 अपॉन 600, तो यह है बेटा 1/2, इफिशियंसी कितना है। और इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो 1/2 आउटपुट कितना है वर्क डन, जो वर्क करेगा वही आउटपुट होगा, वो कितना है बेटा 800, और इनपुट क्या होता है Q1, तो Q1 इक्वल टू कितना आ गया 1600 जूल, Q1 इक्वल टू 1600 जूल आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया गया है बेटा, कह रहा है कि बताओ ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये वाला, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो आंसर है बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो इस वाले वायर की तरफ आएगा। पूछो क्यों, देखो अगर हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है क्रॉस, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ठीक। इस वाले वायर पे करंट किधर है ऊपर, तो फोर्स किधर है इधर, इधर देख लो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स किधर ऊपर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर इधर, और यहां पर फोर्स इधर। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से तो कैंसिल हो जाएगा, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड से दूरी सेम है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये वाला फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ये, क्यों, क्योंकि ये वायर के ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर क्या होगी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी कि ये कॉइल इधर की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द वायर, मूव टुवर्ड्स द वायर। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, देखो आपसे कह रहा है कि यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, आई कैप जे कैप के कैप करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। देखो फोर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है Q, V क्रॉस B,
तो v की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 आई कैप 2 4 6, यहां ले लेते हैं b1 b2 एंड b3। आपको भी पता है बेटा ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा, इसको एक्सपैंड करो, आई वाले को कवर करो, तो यहां पर आई कैप 4b3 माइनस 6b2 माइनस जे कैप 2b3 माइनस 6b1 और प्लस के कैप 2b2 माइनस 4b1। यह आया बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। समझ रही बात? नहीं, ये वैल्यू आया बेटा फोर्स का। ये किसका है? फोर्स का। देखो ना, Q की वैल्यू 1 लिया हुआ है, देखो यहां पर Q की वैल्यू कितना दिया है 1, और हमने क्या किया V और V का मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q VV का मल्टीप्लाई क्या देगा? फोर्स देगा। ये आया फोर्स। इस फोर्स को कंपेयर करो इस वाली वैल्यू के साथ, यानी कि आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा बेटा 3 इक्वेशन लिखेंगे, 4b3 माइनस 6b2 इक्वल टू कितना बेटा 4। देखो आई का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, और यहां पर आई का कोएफिशिएंट ये था। दूसरा इक्वेशन देखो बेटा 2b3 माइनस 6b1, 2b3 माइनस 6b1 इक्वल टू कितना मिलेगा? -20। और तीसरा इक्वेशन मिल रहा है 2b2 माइनस 4b1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 12। ये 3 इक्वेशन है बेटा जिसमें से आपको b1 b2 और b3 निकालना है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस स्टेज पे आके आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से 2 कॉमन करो और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करो, मिलेगा 2b3 माइनस 3b2 इक्वल टू 2। व्हाइट पेन यूज कर लेते हैं। 2b3 माइनस 3b2 इक्वल टू 2, और नीचे वाला कितना है? 2b3 माइनस 6b1 इक्वल टू -20। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। मैंने पहला और दूसरा को सॉल्व किया बेटा, ये खत्म हो गया। आपको मिलेगा 6b1 माइनस 3b2 इक्वल टू 20 में से 2 गया 18। ये इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 4। देखो b1 और b2 में ये, b1 और b2 में ये, देख लो ना, ये भी b1 b2 में और ये भी b1 b2 में। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो b1 और b2 की वैल्यू मिलेगी, और b1 और b2 की वैल्यू को अगर यहां रख दोगे तो b3 मिल जाएगा। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं बेटा, ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आएगा, मैंने चेक कर लिया है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक, ये एक इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें से बेटा कौन सा फ्लाइट टाइम नहीं बदलता है? रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ रोटेट करेगा, तुम ही बताओ मुझे, अर्थ अगर रोटेट करेगा, मान लो यहां पर एक आदमी है, इसने एक बॉल को ऐसे फेंका और ये इधर घूम रहा है, और इसका फ्लाइट टाइम 10 सेकंड का आया। अब अर्थ घूम रहा है, कल अगर यहां पर दूसरा कोई आ जाए, बी आ जाए, और सेम प्रैक्टिकल करे, तो क्या अभी भी 10 सेकंड आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया, ये सही है। रोटेशन ऑफ अर्थ का फ्लाइट टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर रेजिस्टेंस का पड़ता है, बिल्कुल बेटा। हवा डिसाइड करता है कितनी देर हवा में रहेगा कि नहीं। कर्वेचर ऑफ अर्थ कहता है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो गलती हो गया, कर्वेचर ऑफ अर्थ करता ही नहीं। ठीक है, करता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कर्वेचर ऑफ अर्थ कैसे करता है सर? अरे भाई, अर्थ का जो कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उससे जी डिफाइन होगा, और जी आता है कि नहीं आता फ्लाइट टाइम के फॉर्मूले में। ठीक, 21। ठीक, नेक्स्ट बेटा ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं ये वाला तो तुमने कर ही लिया होगा बेटा। यहां पे आएगा mg, यहां पे आएगा टेंजेंट, यहां पे आएगा टेंजेंट, यहां पे आएगा टेंजेंट, यहां पे आएगा टेंजेंट। टी का एक कंपोनेंट t cos 60, और यहां पर भी सेम चीज, यहां पर भी आएगा t cos 60। यानी कि नीचे की तरफ, इस पुली के ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 2t cos 60। और ऊपर की तरफ कितना लगेगा? वही पूछ रहा बेटा, पुली पे कितना फोर्स लगेगा? तो नेट फोर्स ऑन पुली इक्वल टू 2t cos 60। तो 2 into t into cos 60 मतलब 1/2 कट गया t, और t किसके बराबर है? mg। t बराबर किसके है? mg। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़िए। A boy of mass 50 kg is climbing। देखो बेटा, एक रॉड है, ये एक लड़का है, ये उसका पूंछ है, ये लड़का ऊपर चढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसका मास है नीचे की तरफ 500 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और इसके नीचे वाले फोर्स को ओवरकम कौन करेगा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके हाथ के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये पोल को पकड़ा हुआ है, तो पोल इसको एक नॉर्मल रिएक्शन n देगा। आपसे इस क्वेश्चन में n पूछ रहा है, कह रहा है ये जो आदमी है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चलने का मतलब है कि नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन 0।
अरे कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी कि F इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल F। तो लगाओ यहाँ पे न्यू n इक्वल टू 500, तो n इक्वल टू कितना आएगा बेटा 500 अपॉन 0.75, 0.75। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 अपॉन 75। बेटा इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, देखो कितना आएगा 6666.7, यही आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, एक एलिमेंट है, मास डिफेक्ट बताओ बेटा, मास डिफेक्ट क्या होता है यार। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है Z और न्यूट्रॉन है N न्यूट्रॉन है। तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मास हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से। तो ये वाला मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इसके सम से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था उसी समय बताया था। द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर दिया है। मैंने पेंडुलम इज एट ए डिस्प्लेसमेंट, एक्स की वैल्यू दिया है कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर पे। तो आपसे मीन पोजीशन पे द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, कितना मिलेगा बेटा, डेल काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के से आपने कट दिया, मिला आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना दिया बेटा, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, 16 बटे कितना बेटा 16, तो ये कितना आएगा 84 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16 5 जा 5.25, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। For a particle of mass m executing simple harmonic motion, the angular frequency omega and kinetic energy k is given by, kinetic energy क्या होता है बेटा, हाफ m v स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t दिया हुआ है बेटा। v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t अपॉन m, ये होगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 k नॉट अपॉन m, और यहां पर होगा बेटा cos ओमेगा t। वेलोसिटी मिल गया है, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 k नॉट अपॉन m, और यहां मिलेगा cos ओमेगा t इक्वल टू dx अपॉन dt। dt को इधर भेज दो, तो अंडर रूट 2 k नॉट अपॉन m cos ओमेगा t dt इक्वल टू क्या आ गया dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो dx इंटीग्रेट होकर के x आ जाएगा, और 2 k नॉट अपॉन m बेटा ये बाहर आ गया, और cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ओमेगा को अंदर भेज दो, x इक्वल टू अंडर रूट 2 k नॉट अपॉन m ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, बेटा यही आंसर आएगा 2 k नॉट m ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, बेटा ये वाला आधा, मतलब रूट लगाए तो मतलब पावर हाफ हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है बेटा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना, ठीक है। एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है आपका 12400 बटे लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी कि 5 प्लस के मैक्स। तो बेटा 12400 बटे 3000, और वर्क फंक्शन कितना दिया बेटा, बेटा मैंने आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया है, गड़बड़ मत होना। क्या, सप्लाइड एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। वर्क फंक्शन 5 कितना दिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा आपके पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 124 अपॉन 30 आ गया, माइनस 1 हो गया, इक्वल टू, ये सब किसमें है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको चेंज कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछा है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻90 जूल में कन्वर्ट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको माइनस करो, कितना आएगा बेटा 124 माइनस 30, 124 माइनस 30, तो 124 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 2 से इधर मल्टीप्लाई और m से यहां पे डिवाइड, m कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 इक्वल टू कितना आया, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको वेलोसिटी निकालना है बेटा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यह बड़ा सा एक्सप्रेशन कितना 2 इंटू, बेटा यहां 124 में से इसको माइनस ही कर लो यार, तो ये हो गया बेटा आपके पास 4
और यहां पर हो गया आपके पास नहीं जाएगा 94 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन 30 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा यहां से जो भी सॉल्व करोगे वही आपका आंसर होगा। कितना होगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो -31 ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? +31 हो गया, +31 हो गया मतलब 12 हो गया, मतलब 6 हो गया, 1 पॉइंट और दे दो यानी कि 5 + 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बेटा आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। When light of wavelength 300 nanometer or less falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are emitted. For another emitter B, light of wavelength 600 nanometer is sufficient for releasing photoelectron. The ratio of work function of emitter A to B. जी बेटा वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एनर्जी कितना होता है? hc/λ। तो नैनोमीटर में दिया है तो 1240/300 वेन लाइट ऑफ इतना, ठीक है। फॉर अनदर एमिटर बी लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर सफिशिएंट रिलीजिंग फोटोइलेक्ट्रॉन द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन। तो बेटा ये वर्क फंक्शन पहले का आया, दूसरे का वर्क फंक्शन कितना आएगा? 1240 इसका 600 है। दोनों को डिवाइड करो, 5/1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1240/300 600/1240 कट गया ये 2:1 2:1। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आएगा बेटा? करेक्ट आएगा। ठीक, चलिए अभी तक 30 पहुंचे, कितना टाइम हुआ है? 55 मिनट। फ्लो रेट ऑफ ब्लड थ्रू अ कैपिलरी क्रॉस सेक्शन एरिया इतना द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। देखो बेटा Q इक्वल टू क्या होता है? एवी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो Q कितना है आपका? 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे इक्वल टू एरिया कितना दिया बेटा? 0.25 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछ रहा है तो 100 यानी कि 10⁻⁴ अपॉन 0.25। तो 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 10⁻⁻2 अपॉन 25। तो ये 0.4 mm आएगा बेटा। इसको डिवाइड करना, यही आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, देखो यहां पर वेट लगाया तो इस वेट को संभालेगा कौन? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? क्योंकि ये वायर है तो दोनों तरफ इसका फिल्म होता है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे बात? आपसे क्या कह रहा है? द सरफेस टेंशन ऑफ द थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? फोर्स F इक्वल टू कितना होगा? 2TL इक्वल टू वेट कितना दिया बेटा? 1.5 इंटू 10⁻⁻2। तो T इक्वल टू कितना होगा बेटा? 2 इंटू L, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 चला गया बेटा, तो T इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 1.5 अपॉन 60 इंटू 10 अपॉन 10 कर देंगे तो T इक्वल टू कितना आ गया? 15/60 1/10 4/40। तो ये आएगा बेटा आपके पास कितना? 0.025। देखो अरे 1/40 कितना होगा बेटा यार? 1/40 होगा 0.0025। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब वेसल कंटेन ऑयल डेंसिटी ओवर मरकरी। देखो बेटा कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन आपसे कह रहा है ये एक कंटेनर है, यहां पर एक अलग लिक्विड भरा गया है मरकरी, और यहां पर ऑयल भरा गया है, यहां पर ऑयल भरा गया है। ठीक, और यहां पर एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। अब कह रहा है इस स्फीयर को सस्पेंड करके रखना है। तो देखो बेटा नीचे फोर्स लगेगा कितना? mg नीचे फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर 2 बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा। ऊपर एक तो ऑयल की वजह से यानी कि बॉयंट फोर्स बाय ऑयल प्लस बॉयंट फोर्स बाय मरकरी इक्वल टू mg। बोलो हाँ यार। आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। अब बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। बॉयंसी फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट मतलब mg, m मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो आधा है, अरे ऑयल में कितना डूबा है? आधा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस प्लस v/2 रो ऑफ मर्करी इंटू जी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इंटू जी। तो बेटा वीजी कैंसिल हो गया, तो रो नॉट प्लस रो एम अपॉन 2 इक्वल टू रो सबस्टेंस। रो नॉट कितना दिया बेटा? ऑयल का 0.8 और इसका दिया 13.6, तो ये हो गया कितना? 14.4 क्या? तो 14.4 अपॉन 2 तो 7.2 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे।
If piece of plain glass is placed on a wood with letter of different color, then the color of the letter which will appear to be least raised, जो सबसे कम ऊपर उठेगा, यानी कि जिसका नॉर्मल शिफ्ट, देखो शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, टी 1 - 1 अपॉन न्यू रिलेटिव, यानी कि जिसका रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, यानी कि इससे कम रिलीज होगा, यानी कि वैल्यू बढ़ जाएगी, शिफ्ट बढ़ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि लीस्ट रेज्ड सबसे कम कौन उठेगा, तो जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सबसे कम। तो कैसे पता चलता है बेटा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, और वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ लैम्डा, तो एफ लैम्डा वैक्यूम अपॉन एफ लैम्डा मीडियम। समझ बात। तो एक बात बताओ, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, लैम्डा रेड सबसे ज्यादा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका न्यू सबसे कम, देख लो, यानी कि न्यू इसका सबसे कम, यानी कि शिफ्ट उसका सबसे ज्यादा, यानी कि रेड कलर हो सकता है, ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, रेड कलर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर इज गिवन एज आई, देखो बेटा ये है डिस्क, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। बट हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला डिस्क, ये डायमीटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या है, आई। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं बेटा हम, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड इक्वल टू क्या होता है बेटा, mr² प्लस 2i इक्वल टू 2i। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, mr²/4। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा कितना, mr²/4। तो आपसे किसके अबाउट पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक, तो डायमीटर के अबाउट आ रहा है mr²/4, और इसके अबाउट क्या होता है बेटा, mr²/2। तो लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और ये तो सेंटर ऑफ मास है, प्लस इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी टोटल मास m, और इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी r, mr²। तो क्या मिला बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2। लेकिन हमने पढ़ा है कि mr², इस क्वेश्चन में कह रहा है mr²/4 किसके बराबर है, i के, और आंसर i के टर्म में दिया है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 6mr²/4, यानी कि 6i। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। A uniform disk of mass 300 kg is rotating freely about vertical axis through its center at a constant angular velocity omega naught. A ball of mass 30 kg, देखो बेटा ये डिस्क है, ये इसका एक्सिस है, यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है, धीरे 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 बच्चा यहां पर पहुंच गया। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा जब यहां पर था और जब यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया तो कितना एंगुलर वेलोसिटी हो गया, जब यहां पर था तो एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, क्योंकि डिस्क है तो mr²/2 होता है, और ω1 कितना होगा बेटा, एक मिनट, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 300 kg, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होगा बेटा, mr²/2, और ω0 इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ये तो हो गया डिस्क का ना, अभी उसके ऊपर लड़का भी बैठा है, तो लड़के का मास कितना है बेटा, मास ऑफ द बॉय इज 30 kg, 30 इंटू बेटा इस लड़के का उसी एक्सिस पे बैठा है जहां पर ये जा रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0। अरे बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, बोलो है ना, तो यानी कि ये वाला फैक्टर तो काम नहीं आएगा, ये वाला फैक्टर तो काम नहीं आएगा। इक्वल टू, अब लड़का यहां पे आ गया है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², बोलो है ना, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। अब वैल्यूज रखो बेटा, तो देखो एक काम करते हैं, मास है 300/2 r² ओमेगा नॉट इक्वल टू 300 r²/2 प्लस m डैश 30 r² ओमेगा डैश। r² कैंसिल कर दो, ठीक, तो हमें ओमेगा डैश चाहिए बेटा, तो 2 एलसीएम लोगे तो 60, 360/2, तो आपको मिलेगा 300/2 ओमेगा नॉट इक्वल टू 360/2 ओमेगा डैश, 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा डैश बराबर 300/360, 300/360 ओमेगा। ठीक, तो सॉल्व किया जाए, 1 0 से 1 0 चला गया, 30/36 ओमेगा, 30/36 ओमेगा, तो 5 6 30, सॉरी 6 6 5 30, 6 6 36,
तो 5 ओमेगा अपॉन 6, 5 ओमेगा अपॉन 6 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। A p-type extrinsic semiconductor is obtained when germanium is doped with boron. p-type चाहिए, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाना पड़ेगा, ठीक। If a LED forward bias then LED जब फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर इन डिप्लीशन रीजन। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन क्रॉस द पीएन जंक्शन एंड रिकंबाइंड विद होल्स इन द पी टाइप। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। एन साइड से इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड के होल के साथ रिकंबाइन करता है। और मैंने आपसे कहा था बेटा कि ये वैलेंस बैंड है और यहां पर आता है कंडक्शन बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे। एन साइड का इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके किसी के साथ रिकंबाइन हो रहा है मतलब वो होल के साथ रिकंबाइन हो रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस आ रहा है कहां पे, वैलेंस बैंड में। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे टेम्परेचर है बेटा, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ। देखो बेटा, हाँ ठीक है आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 3/2 kT। तो क्या कह रहा है बेटा आपके पास, हाफ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है 3/2 K एट 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में। ठीक है, तो इसको बदल लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 300 केल्विन। इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा 3/2 K T डैश। तो क्या कह रहा है बेटा, टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि इस समय का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ, यानी कि इस समय पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू होगा, यानी कि ये होगा 3/4 K 300 इक्वल टू 3/2 K T डैश। तो ये 2 2 जा 4, 3 K से खत्म हो गया और ये हो गया 150। तो T डैश इक्वल टू आ रहा है बेटा 150 केल्विन। T डैश इक्वल टू 150 केल्विन आ रहा है, तो इसको 273 से माइनस कर दो, 273 माइनस 150, तो ये आएगा बेटा कितना आपके पास लगभग 123। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे When the temperature of the metal sphere is increased by 40 degrees, delta T equal to हो गया बेटा 40 डिग्री सेल्सियस, the volume is increased by okay delta V upon V into 100 कितना दिया बेटा 0.24% दिया हुआ है। The coefficient of linear expansion okay अल्फा पूछ रहा है आपसे कितना होगा बेटा, देखो डेल्टा V इक्वल टू गामा V डेल्टा T, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो डेल्टा V अपॉन V into 100 इक्वल टू गामा डेल्टा T into 100, गामा को लिख सकते 3 अल्फा, ये वैल्यू दिया बेटा 0.24 इक्वल टू 3 अल्फा, और डेल्टा T कितना है बेटा, डेल्टा T कितना है, डेल्टा T 40 डिग्री सेल्सियस है इंटू 100। आपसे पूछ रहे हैं अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0.24 अपॉन 3 इंटू 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 करेक्ट आंसर, ठीक। ये अल्फा की वैल्यू सॉल्व। डायमेंशन चाहिए बेटा इसका, तो देखो a माइनस टी स्क्वायर, हमने पढ़ा ना कि सेम डायमेंशन वाले को ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि a का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा बेटा टी स्क्वायर। a का डायमेंशन कितना आएगा टी स्क्वायर, a का डायमेंशन आएगा टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे, बोलो है ना। अब क्या मिलेगा आपको, P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स ना, इसको इधर भेज दो बेटा, b चाहिए ना, तो a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स, तो b इक्वल बेटा ये कितना है टी स्क्वायर अपॉन प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है ml t पे पावर -2 अपॉन एरिया l स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा l पे पावर -1, तो क्या मिलेगा ml पे पावर -1 t पे पावर -2 इंटू लेंथ कितना है बेटा l, तो आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी टी स्क्वायर अपॉन बेटा l 0 हो गया, m और t पे पावर -2 ऊपर जाएगा, तो आपको मिलेगा m पे पावर -1 t पे पावर 4। आपसे क्या पूछ रहा है a अपॉन b पूछ रहा है ना, a अपॉन b, तो बेटा ये a है टी स्क्वायर और b कितना है आपके पास m पे पावर -1 t पे पावर 4, तो a अपॉन b इक्वल टू बेटा m पे पावर 1 और t पे पावर -2, m t पे पावर -2, m t पे पावर -2 l0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि अगर यहां से लाइट निकल रहा है और यहां पर हमने एक स्लैब लगा दिया, तो बताओ फ्रिंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फ्रिंज डिसअपीयर हो जाएगा, नहीं फ्रिंज डिसअपीयर नहीं होगा, मैंने पढ़ाया रिसेंटली पढ़ाया तुम्हें, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रिंज विड्थ नहीं चेंज होगा। फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, एकदम सही है, बट द फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट, यहां पर शिफ्ट आ जाएगा, और शिफ्ट कितना आएगा मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल पाथ निकाल करके, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, जो था वो मैंने आपको बता दिया। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस पे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो बेटा अगर वेव z एक्सिस में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि x और y पे होना चाहिए, यानी कि I और j होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड जे, ये हो सकता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जे और आई, एक मिनट, जे और आई, ये क्या है भाई, एक मिनट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा एक, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, तभी तो ये जेड एक्सिस पे जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे, सॉरी जेड एक्सिस पे अगर ये जा रहा है वेव, तो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि आई कैप और जे कैप पे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, ई नॉट आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ई इक्वल टू के कैप आई कैप, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो यहां पर ई नॉट जे कैप दिया है, बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप दिया है, तो बाबू हो तो ये भी सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे पे हो, मैग्नेटिक फील्ड आई, तब भी वेव आपका उसी पे जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बट देखो बेटा ये भी हो सकता है ना, ये जे है, ये जे है कि ये जे है शायद, मैं इसको चेक कर लूंगा, अगर ये जे होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 1 और 3 दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ वेव फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज अ वेलोसिटी 350, तो बेटा देखो v बराबर एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, v अपॉन एफ, स्पीड है 350 और फ्रीक्वेंसी है 500, सॉल्व करेंगे बेटा 10 7 0.7, वेवलेंथ आ गया 0.7। आपसे पूछा द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव व्हिच आर 60 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना दिया बेटा 60 डिग्री, हमने पढ़ा है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। आपसे पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, फेज डिफरेंस यानी कि पाई बाई 60 है ना, पाई बाई 3 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितना है 0.7, सॉरी गलती कर दिया मैंने यहां पे, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, ये तो फाई है, तो फाई के साथ लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, तो फाई के साथ लैम्डा का मल्टीप्लाई अपॉन 2 पाई होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू फाई आया आपके पास बेटा 5 पाई बाई 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये सही है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है बेटा 7/6, 7/6, तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 12 सेंटीमीटर सही आएगा। हालांकि ये मीटर में आ रहा है तो इसको लेकर के टेंशन मत लेना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस t इज इन सेकंड, द स्पीड ऑफ द वेव इज, वेव की स्पीड पूछ रहा है बेटा, वेव की स्पीड पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लिखूं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 7 पाई, और k की वैल्यू कितनी आएगी 0.04 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई बाई टी, और k की वैल्यू क्या होती है k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी यार, k इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक। तो एक काम करते हैं, ओमेगा अपॉन k कर दो, ओमेगा मतलब हो गया 2 पाई बाई टी, लैम्डा ऊपर गया अपॉन 2 पाई कर दिया, लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी मतलब लैम्डा मतलब चली गई दूरी, टी मतलब समय, यही तो हो गया वेव का स्पीड, और स्पीड क्या था लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी। तो एक काम करते हैं, एक्चुअली में मुझे ओमेगा अपॉन के निकालना है, क्या निकालना है ओमेगा अपॉन के, ओमेगा कितना आया बेटा, ओमेगा आया है आपका 7 पाई और के आया 0.04 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो यही स्पीड होगा, तो 700 अपॉन 4 350 2, तो v इक्वल टू 2 1 2 2 7 14 2 5 10 175 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैसा हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ऑप्शन एग्जांपल, मान लो ये ब्लॉक रखा है बेटा और ये दूसरा ब्लॉक रखा है, ये ए है ये बी है, अगर तुमने इस ए को अपनी तरफ खींचा पकड़ के, तो पॉसिबिलिटी है ना कि बी भी इसके साथ आए, बोलो है, तो बी को खींचा किसने, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वही तो खींच रहा है, और जिधर की तरफ तुमने फोर्स लगाया जिधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन भी इधर ही कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, बोलो हाँ है ना। और अगर तुमने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल आगे बढ़ रहा है और फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब ऑप्शन देख लो, मे बी पॉजिटिव हाँ हो सकता है, मस्ट बी नेगेटिव गलत, श्योरली नेगेटिव नहीं होगा, मस्ट बी 0 गलत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि पहला वाला टेस्ट आपका बहुत धमाकेदार गया होगा, अपना बेस्ट दीजिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं सोल्यूशन के साथ, बाय।